Brought to you by ITEL. नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक और मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। आज मैं आपको एक बार फिर से दो वाक़ये सुनाने वाला हूं और ये दोनों वाक़ये बिल्कुल अलग किस्म के हैं, लेकिन दोनों वाक़यों में, दोनों इन कहानियों में कुछ हैरान करने वाली बातें ज़रूर हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली कहानी जो है वो दिल्ली की है, राजधानी दिल्ली की, और दिल्ली के द्वारका इलाके की। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक मेट्रो स्टेशन है जिसे सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन कहते हैं, और इस सेक्टर 21 के मेट्रो स्टेशन के पीछे काफ़ी घना जंगल है। इस जंगल में 9 अप्रैल को एक आदमी की लाश पड़ी होने की खबर पुलिस को मिली, और द्वारका की पुलिस जब मौके पर पहुंची तो खबर बिल्कुल सही थी। पुलिस ने देखा कि जंगल के बीचों बीच एक आदमी की लाश पड़ी है और उसका गला किसी तेज़ धार हथियार से काट दिया गया है, रेता गया है, और साथ ही जो चेहरा है उसे भारी पत्थर से कुचल कर बिल्कुल बिगाड़ दिया गया है जिससे उसकी पहचान ना हो सके। तो ऐसे ब्लाइंड मामले आमतौर पर पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि मरने वाले शख्स की पहचान पता हो, और अगर पहचान पता नहीं हो पाती है तो केस की तफ्तीश आगे नहीं बढ़ती। तो खैर, पुलिस ने इस आदमी की पहचान पता करने की पूरी कोशिश की, और उस इरादे से इस आदमी ने जो कपड़े पहन रखे थे, इस डेड बॉडी पर जो कपड़े थे, उन कपड़ों की पुलिस ने तलाशी ली। जेब से पुलिस को कुछ भी नहीं मिला, कोई भी आई कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ भी पुलिस के हाथ नहीं लगा, और पुलिस का काम थोड़ा मुश्किल हो गया। पुलिस ने अब जहाँ पर वो बॉडी मिली थी उसके आसपास के इलाकों में थोड़ी तलाशी लेने का फैसला किया। सोचा कि एक बार झाड़ियों में ढूंढ लेते हैं, इधर देखते हैं, कहीं दूसरे कोने में देखते हैं, कुछ मिल जाए। और पुलिस की ये कोशिश जो है वो रंग लाई। पुलिस को थोड़ी ही दूर पर एक मोबाइल फ़ोन पड़ा हुआ मिला, लेकिन ये मोबाइल फ़ोन भी पूरी तरह टूटा हुआ था, तोड़ दिया गया था। लेकिन पुलिस ने इस टूटे हुए मोबाइल फ़ोन को रिकवर किया, बरामद किया, और डेड बॉडी भी बरामद की और उसे पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इधर जो पुलिस को टूटा हुआ मोबाइल फ़ोन हाथ लगा, पुलिस ने उस मोबाइल फ़ोन के सहारे ये पता करने की कोशिश शुरू की कि ये फ़ोन किसका है। इस कोशिश में पुलिस को कामयाबी मिली और पता चला कि ये फ़ोन किसी आशीष कुमार नाम के नौजवान का है, जिसकी उम्र यही कोई 28 साल के आसपास का है, और वो बरेली का रहने वाला है। इत्तेफाक से पुलिस को जो लाश मिली थी, उस मरने वाले शख्स की उम्र भी 28-30 के आसपास की ही थी। पुलिस ने बरेली में आशीष कुमार के घर वालों से बात की और ये जानने की कोशिश की कि आशीष कुमार कहाँ है। तो घर वाले जो है वो बहुत परेशान पुलिस को लगे, और घर वालों ने कहा कि आशीष कुछ रोज़ पहले ही जो है वो दिल्ली गया था और लौट कर नहीं आया है, उससे बात भी नहीं हो पा रही है। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही थी कि मरने वाला शख्स जो है वो आशीष हो सकता है। पुलिस ने घर वालों को बुलवाया और बरेली से घर वालों ने आकर उस लाश की शिनाख्त की। लाश वाकई उनके बेटे आशीष की थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बरेली का रहने वाला आशीष अचानक दिल्ली क्यों आया, और दिल्ली में इतने बर्बर तरीके से उसकी हत्या किसने की। कत्ल करने के बाद कातिल ने उसका चेहरा बिगाड़ दिया। ऐसी क्या बात थी, किससे दुश्मनी थी। घर वालों से जब पूछताछ हुई तो घर वाले कोई कंक्रीट आंसर नहीं दे पाए, कोई पुख्ता जवाब नहीं दे पाए किसी दोस्ती दुश्मनी के बारे में। पुलिस ने जो मोबाइल फ़ोन पुलिस के हाथ लगा था, उसी मोबाइल फ़ोन के सहारे पुलिस ने जांच आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। चूंकि अब आशीष की पहचान पता हो चुकी थी, उसका मोबाइल नंबर पुलिस को मिल चुका था, तो पुलिस ने उस मोबाइल नंबर की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड चेक की, निकलवाया उसे। और CDR निकलवा कर पुलिस ने ये देखा कि एक आदमी से आशीष की हाल के कुछ दिनों में लगातार बात हो रही थी, और अपनी मौत से पहले भी, उस दिन भी जिस दिन यह हत्या हुई, यानी 9 अप्रैल से 1 या 2 रोज़ पहले, उस दिन भी लगातार उस नंबर पर उस आदमी से आशीष की बात हो रही थी। ये नंबर जो है अब शक के घेरे में आ चुका था, और पुलिस अब इस नंबर के मालिक की पहचान पता करने की कोशिश में लगी थी। पुलिस को पता चला कि ये नंबर सुरेश गंगवार नाम के एक और नौजवान का है। अब सुरेश के बारे में जब बरेली में आशीष के घर वालों को पता चला तो उन्हें यह भी पता चला कि हाँ, सुरेश जो है दोस्त है आशीष का और दिल्ली में रहता है। तो
अब सुरेश के बारे में पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगी और पुलिस ने जिस जगह पर ये बॉडी मिली थी उसके आसपास के सारे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज जो है वो एग्जामिन करने की शुरुआत की। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किए तो पुलिस ने देखा कि वाकई आशीष और सुरेश एक साथ कई सारे सीसीटीवी कैमरों में नज़र भी आ रहे हैं। तो ये अपने आप में इस बात की तस्दीक कर रही थी ये फुटेज, ये तस्वीरें, कि कत्ल से पहले सुरेश जो है वो आशीष के साथ था। अब पुलिस ने बिना देर किए हुए सुरेश को पकड़ा, उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ शुरू की। शुरू में सुरेश ने इधर उधर की कहानियां सुनाई, लेकिन बाद में उसने कबूल कर लिया कि उसी ने आशीष की हत्या की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सुरेश जो कि आशीष का दोस्त था, आखिर उसने आशीष की हत्या क्यों की? और ऐसा दोस्त जिसके बारे में घर वाले भी जानते थे, तो जाहिर है अच्छा दोस्त होगा, गहरा दोस्त होगा। तो सुरेश से जब पुलिस ने पूछताछ की तो जो कहानी निकलकर सामने आई, अब मैं वो कहानी आप लोगों को बताने वाला हूँ। सुरेश और आशीष एक दूसरे को साल 2017 से ही जानते थे। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी और दोनों में दोस्ती कामकाज के सिलसिले में हुई थी। बरेली का रहने वाला आशीष काम के सिलसिले में असम पहुंचा था और दिल्ली का रहने वाला सुरेश गंगवार वो भी काम के सिलसिले में असम पहुंचा था। इत्तेफाक से एक फैक्ट्री में दोनों की मुलाकात हुई और दोनों की आदतें, दोनों के मिजाज मिलते थे। तो दोनों जो है परदेसी भी थे असम में देखा जाए तो दोनों की बहुत अच्छी वहाँ छनने लगी, दोस्ती हो गई और बहुत सारा वक्त दोनों ने वहाँ साथ साथ गुजारा। इसी दोस्ती के दरमियान सुरेश ने ये देखा कि आशीष की असम में 2 लड़कियों से लगातार बात होती है। यानी ये जो 2 लड़कियां हैं वो कोई नॉर्मल फ्रेंड नहीं थी, बल्कि उन्हें आप गर्लफ्रेंड का नाम दे सकते हैं। तो आशीष की 2 गर्लफ्रेंड्स थी। अब आशीष एक लड़की से, एक गर्लफ्रेंड से तो अपने मोबाइल फ़ोन से बात करता था, लेकिन उसकी जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी उससे बात करने के लिए आशीष अक्सर सुरेश से उसका मोबाइल फ़ोन उधार लिया करता था और सुरेश के मोबाइल फ़ोन से आशीष से उसकी बात हुआ करती थी, उस लड़की की। धीरे धीरे वक्त गुजरने लगा और असम की वो नौकरी जो है वो छूट गई। इसके बाद दोनों राजस्थान गए। राजस्थान में भी कुछ समय तक साथ में काम किया, लेकिन वो नौकरी भी ख़त्म हुई। इसके बाद आशीष अपने होम टाउन बरेली चला गया और इधर सुरेश जो है वो दिल्ली आ गया। इस बीच हुआ ये कि आशीष की जो दूसरी गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ आशीष सुरेश गंगवार के मोबाइल फ़ोन से बात किया करता था, उस लड़की के साथ अब सुरेश की बातचीत होने लगी। असल में हुआ ये कि वो लड़की कभी कभार उस नंबर पर फ़ोन करती थी। तो आशीष और सुरेश तो अब दूर दूर रह रहे थे और हमेशा जाहिर सी बात है साए की तरह तो साथ रहने पर भी कोई एक दूसरे के साथ नहीं होता है। तो वो लड़की जब भी सुरेश को अकेला पाती, सुरेश से उसकी बातचीत शुरू हो जाती। धीरे धीरे हुआ ये कि उस लड़की का झुकाव आशीष की तरफ से ख़त्म होकर सुरेश की तरफ होने लगा और कुछ इतना होने लगा कि सुरेश और वो लड़की अब एक दूसरे को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह मानने लगे, ट्रीट करने लगे। लेकिन आशीष को जब ये बात पता चली तो उसे थोड़ा झटका लगा। उसे लगा कि ये तो दोस्त ने ही मेरे साथ खेल कर दिया। हालांकि यहाँ खेल वाली कोई बात नहीं थी, क्योंकि आशीष जो है वो खुद कोई अगर बहुत सीरियस रिलेशनशिप में होता तो 2 लड़कियों के साथ रिलेशन में नहीं होता। आशीष भी जो है देखा जाए तो टाइम पास ही कर रहा होगा, लेकिन टाइम पास करने के बावजूद उसकी जानकार लड़की से या उसकी तथाकथित गर्लफ्रेंड से उसके दोस्त सुरेश का बातचीत या रिलेशनशिप शुरू हो जाना वो आशीष को नागवार गुजरने लगा। अब उस लड़की को लेकर आशीष और सुरेश के बीच में कई बार कहासुनी भी हुई, लेकिन रिश्ता इन दोनों दोस्तों के बीच में ख़त्म नहीं हुआ। अब आशीष ने क्या किया, उस लड़की को फिर से काबू में लाने के लिए उसे डराना, धमकाना और यहाँ तक कि ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उस लड़की के कुछ पर्सनल और इंटीमेट फोटोग्राफ्स आशीष के पास थे, वीडियोस थे और आशीष अब इन चीज़ों का फ़ायदा उठाने लगा। वो उस लड़की को लगातार डराता था और ब्लैकमेल करता था। सुरेश जो कि अब उस लड़की का बॉयफ्रेंड बन चुका था, उसे ये बात नागवार गुजरती थी और उसने कई बार आशीष को समझाया, लेकिन आशीष पीछे हटने को तैयार नहीं था और सुरेश भी इस रिलेशन से पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो कुल मिलाकर 2 दोस्तों के बीच में एक लड़की आ गई और उस लड़की को लेकर दोनों दोस्तों के बीच में खींचतान शुरू हो गई। फिर सुरेश ने तय किया कि वो आशीष को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने अप्रैल महीने में ही, यानी इसी महीने, आशीष को
दिल्ली में एक जॉब अपॉर्चुनिटी का झांसा दिया, एक नौकरी का झांसा दिया और उसे अपने पास बुला लिया। पास बुलाने के बाद द्वारका में उसने आशीष को रिसीव किया। रिसीव करने के बाद दोनों एक मॉल में गए, वहाँ साथ में घूमा फिरा, खाया पिया। उसके बाद बातचीत करने के लिए ही वो टहलते हुए सेक्टर 21 का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पीछे के जंगलों में चले गए और वहाँ दोनों दोस्तों ने कहा कि हम तसल्ली से बात करेंगे, हमारे बीच जो मसले हैं वो भी हम सॉर्ट आउट करेंगे, सुलझाएंगे। लेकिन सुरेश गंगवार के दिमाग में तो खौफनाक साजिश थी। आशीष जो बरेली से चल कर आया था उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि सुरेश कुछ कर भी सकता है। लेकिन सुरेश ने मौका पाकर आशीष पर सबसे पहले एक भारी पत्थर से वार किया जंगल में ही, और जब आशीष एक ही वार में तकरीबन बेसुध हो गया तो फौरन अपने पास मौजूद एक बड़े से चाकू से उसने अपने दोस्त आशीष का गला काट डाला। गला काटने के बाद उसकी पहचान जाहिर न हो इस इरादे से उसने उसी पत्थर से जिससे उसने पहला वार किया था आशीष का चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया। इसके बाद और सबूत मिटाने के इरादे से आशीष का मोबाइल फ़ोन उसने निकाल लिया लाश की जेब से और उस मोबाइल फ़ोन को भी पत्थर पर पटक कर या पत्थर को मोबाइल फ़ोन के ऊपर पटक कर पूरी तरह से तोड़ दिया। और जब उसे तसल्ली हो गया कि अब इस मोबाइल फ़ोन से पुलिस कुछ भी रिट्रीव या रिकवर नहीं कर सकती या कोई भी इस मोबाइल फ़ोन से मरने वाले की पहचान पता नहीं कर सकता, तो फिर वो सुरेश जो है मौका वारदात से फ़रार हो गया। हालांकि उसके जंगल की तरफ जाने, आशीष के साथ घूमने के कई सारे लोकेशंस पर सीसीटीवी कैमरों में फुटेज कैद हो गई थी। सुरेश को ये लग रहा था कि इस कत्ल के बारे में कभी किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि अव्वल तो आशीष की पहचान ही नहीं होगी, वो बरेली का रहने वाला, लाश यहाँ मिल रही है, मोबाइल फ़ोन भी उसने तोड़ दिया है। लेकिन जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूँ कि कातिल कितना भी चालाक क्यों ना हो, कुछ ना कुछ गलती या कुछ ना कुछ कमी मर्डर के प्लान में ज़रूर रह जाती है, जिसकी वजह से वो पकड़ा जाता है। और अगर कोई गलती ना भी हो तो भी आप इसे इत्तेफाक कह लें या पुलिस वालों की कोशिश कह लें, इस तरह के संगीन मामलों में पुलिस बहुत शिद्दत से इन्वेस्टिगेट करती है और गुनहगार पकड़े जाते हैं। तो यहाँ भी एक दोस्त जो दूसरे दोस्त का कातिल था वो पकड़ा गया। तो ये थी दिल्ली की कहानी और ये थी पहली कहानी। अब आइए आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ। दूसरी कहानी राजस्थान की राजधानी जयपुर की है। जयपुर के एक ख़ास इलाके में पिछले कुछ दिनों से गुजरात के वडोदरा से आई एक पुलिस टीम डेरा डाले हुए बैठी थी और ये जो पुलिस वाले थे इनमें कोई जोगी का भेष धरा हुआ था, कोई किसी ग्रामीण के लिबास में था। और ये लोग जो है जिस इलाके में कैंप कर रहे थे जयपुर में, उस इलाके में जितने भी आश्रम, मठ, मंदिर वगैरह हैं, उन सारी जगहों पर ये रोज़ जाया करते थे। वहाँ जब जब पूजा होती थी ये उस पूजा स्थल पर जाकर बैठते थे, प्रवचन होता था तो प्रवचन सुनते थे। कुल मिलाकर जो पुलिस टीम वडोदरा से, गुजरात से राजस्थान के जयपुर आई थी, वो टीम लगातार आसपास के एक पर्टिकुलर एरिया में जितने मठ मंदिर है वहाँ के सारे धार्मिक कार्यक्रमों में, कर्मकांडों में हिस्सा ले रहे थे और बड़ी शिद्दत से ले रहे थे। और ये सब कुछ वो कोई मन्नत मांगकर या ऊपर वाले को खुश करने के लिए नहीं कर रहे थे, कोई पूजा अर्चना करके भगवान से कुछ मांग नहीं रहे थे, बल्कि इसके पीछे उनका एक मिशन था। मिशन था एक आदमी की पहचान पता करने का और उसे पकड़ने का। कई दिनों तक ये एक्सरसाइज वडोदरा पुलिस ने जयपुर के इलाके में की और इसी बीच इस पुलिस टीम को ये जानकारी मिली कि एक गांव में आज जो है वास्तु पूजा का कार्यक्रम एक व्यक्ति के घर में रखा गया है। वास्तु पूजा आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। बेसिकली ये भी एक हिंदू शास्त्रों का ही एक हिस्सा है जहाँ तक मेरी जानकारी है। जिस तरह से आप समझिए, जिस तरह से योगा है मान लीजिए, या ज्योतिष है, या आयुर्वेद है, उसी तरह से वास्तु भी है और अंक ज्योतिष भी है जिसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। तो वास्तु पूजा में क्या होता है, जो बहुत सारे देवी देवता होते हैं हिंदू धर्म ग्रंथों में, उनका स्थान अलग अलग कोणों में, अलग अलग दिशाओं में होता है, ऐसा माना जाता है। तो कई सारे लोग ये मानते हैं कि तरक्की के लिए और एक अच्छा जीवन जीने के लिए ये जो देवी देवताएं हैं उनको संतुष्ट करना और उनकी आराधना और पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और अगर इन बातों का ख्याल रख के कोई इंसान चलता है तो जीवन में उसकी कठिनाइयाँ कम होती है और उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि मिलती है।
मोटे तौर पर जो मेरी समझ है वो मैंने आपको बताया। मैं कोई बहुत ही धार्मिक किस्म का आदमी नहीं हूँ, लेकिन भगवान में मेरी आस्था है। तो वास्तु पूजा, अब वास्तु पूजा के बारे में पुलिस को जानकारी मिली, पुलिस की इस टीम को जो कुछ दिनों से लगातार कैंप कर रही थी, और पुलिस जो है उस गांव में उस पर्टिकुलर घर में पहुंची जहां पर वास्तु पूजा का ये कार्यक्रम था। उस वास्तु पूजा वाली जगह पर सारे इंतजामात हो चुके थे, सारे लोग जमा हुए थे, पूजा पाठ का माहौल था, और वहाँ पर एक महंत जी हैं जिनका नाम है शंकर नारायण, वो पूजा के लिए पहुँचे हुए थे। पुलिस जो यहाँ पर कैंप कर रही थी उसने अपने लेवल पर सारी चीज़ों को चेक किया, पुलिस को उसके मुखबिर की तरफ से भी इशारा मिला, और फाइनली ये जो वास्तु पूजा कराने वाले महंत जी थे शंकर नारायण, उनके पास सादे लिबास में घूमने वाले पुलिस वाले पहुँचे और उन्होंने कहा कि महंत साहब बहुत हो गया, अब चलिए हमारे साथ गुजरात वापस चलिए। शंकर नारायण को काटो तो खून नहीं, उन्हें समझ में नहीं आया कि ये क्या मामला है, कैसे हो गया। तब तक वो जो सादे लिबास में जिन लोगों ने महंत जी को घेर लिया था, उन्होंने उनको बताया कि हम गुजरात पुलिस से हैं, वडोदरा पुलिस से, और अब आपको गिरफ्तार करते हैं। महंत शंकर नारायण ने गुजरात पुलिस की इस टीम को छकाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे, क्योंकि पुलिस वालों ने पूरी तसल्ली के बाद और पूरी हर तरह से वेरीफाई करने के बाद तभी महंत जी पर हाथ डाला था। ये महंत जी असल में महंत शंकर नारायण नहीं थे, बल्कि गुजरात के वडोदरा का एक पुराना कातिल बाबूराम शर्मा था। बाबूराम शर्मा 2009 में कत्ल के एक मामले में गिरफ्तार किया गया था। बाबूलाल शर्मा उस समय वडोदरा में रहता था और अपने पड़ोसी से पार्किंग को लेकर उसका लगातार झगड़ा चल रहा था, नोकझोंक होती थी, कहासुनी होती थी। एक रोज़ साल 2009 में ही हुआ ये कि पड़ोसी के साथ पार्किंग को लेकर बाबूराम की ऐसी लड़ाई हुई कि बाबूराम ने गुस्से में घर से तलवार निकाली और तलवार निकालकर अपने पड़ोसी को काट डाला, हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो बात बढ़ गई। इसके बाद वो तो मौके से फरार हो गया बाबूराम, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और 2011 यानी 2 साल बाद उसे आजीवन कारावास की सज़ा हो गई और उसे अहमदाबाद जेल भेज दिया गया। अहमदाबाद जेल में बाबूराम शर्मा अपनी सज़ा काटने लगा, लेकिन इसके 3 साल बाद यानी 2014 में उसे पहली बार पेरोल पर रिहा होने का मौका मिला। पेरोल हर सज़ा याफ्ता कैदी का हक होता है और वो शासन से, जेल प्रशासन से इसके लिए गुजारिश कर सकता है, कोई वजह बता सकता है। ये छुट्टी मिलती है बेसिकली जेल से, एक तरह से देखा जाए तो वो पेरोल पर बाहर निकला और पेरोल पर बाहर निकलने के बाद फिर वो कभी मुड़कर वापस जेल पहुंचा ही नहीं। जबकि कानून ये कहता है कि जो भी कैदी सज़ा काट रहा हो वो अगर पेरोल पर वापस निकले तो वापस जेल जाए, और अगर नहीं जाएगा, भाग जाएगा, तो उस पर नए सिरे से मुकदमे की शुरुआत होगी। लेकिन ये जो बाबूलाल शर्मा था ये बड़ा शातिर था, इसने सोचा कि एक बार मैं निकल गया तो फिर इतनी बड़ी दुनिया में मुझे कौन पकड़ेगा। तो जेल से निकलने के बाद कुछ दिनों तक वो अपने ससुराल में वडोदरा के पास ही पदरा तालुका है, एक जगह है, वहाँ पर रुका। और जब उसको जेल वापस लौटने की बारी आई, जब वो दिन आया, तो फिर वो उससे पहले वहाँ से फरार हो गया। और फरार होने के बाद वो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में अलग अलग नामों और पहचानों से रहता रहा। और जब उसने पेरोल जंप किया तो गुजरात पुलिस के माथे पर बल पड़ गए। उसे लगने लगा कि अब इसे भी पकड़ना होगा। पुलिस अब उसे ढूंढने लगी, लेकिन उसके बारे में कोई पता पुलिस को नहीं लग पा रहा था। इस तरह से एक लंबा वक्त गुजर गया और अब 2014 के बाद 2024, 10 सालों के बाद पुलिस को बाबूराम शर्मा के बारे में एक खुफिया इत्तला मिली। वडोदरा पुलिस का एक यूनिट, एक टीम सिर्फ इसी बात का काम करती है कि वो पेरोल और फरलो पर कैदी जो बाहर निकलते हैं और भाग जाते हैं, उनको पकड़ने के लिए दिन रात एक करती है। तो पुलिस की इस टीम को जब बाबूराम शर्मा के बारे में पता चला तो उसे ये भी पता चला कि ये बाबूराम शर्मा अब पुजारी या महंत बनकर जयपुर के एक ख़ास हिस्से में, एक ख़ास इलाके में रह रहा है पिछले कई सालों से। उसकी लेटेस्ट तस्वीर, पहचान, इन सारी चीज़ों का इंतज़ाम पुलिस ने किया। पुरानी तस्वीरें पुलिस के पास थी ही और पुलिस की टीम जयपुर आ गई और जयपुर में भेष बदलकर, सिविल ड्रेस में, महंत बनकर, जोगी बनकर और आम आदमी बनकर पुलिस वाले जो है वो उस खास इलाके के मंदिरों में और मठों में घूमने लगे, रहने लगे और वहाँ के तमाम कार्यक्रमों में भाग लेने लगे। उन्हें इसी दिन का इंतज़ार था कि बाबूराम शर्मा जो महंत शंकर नारायण बना हुआ है वो किसी रोज़ मिले और उसे पकड़े। फाइनली वो दिन आया और अब से कुछ रोज़ पहले, जब मैं ये कहानी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे बमुश्किल 1 या 2 रोज़ पहले, उस आदमी को पूरे 10 सालों के बाद बाबूराम को
जो महंत शंकर नारायण बन गया था उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके अब गुजरात की पुलिस उसे फिर से अहमदाबाद गुजरात ले गई है। कत्ल के उस मामले में तो खैर उसे सज़ा काटनी होगी ही आजीवन कारावास की, लेकिन इसके साथ ही उसे सज़ा अब पेरोल जंप करने के मामले में भी काटनी होगी, क्योंकि इस मामले में उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। तो ये थी पूरी कहानी, जिसे पुलिस ने किसी जासूसी उपन्यास की तरह भेष बदलकर और बहुत शिद्दत से चुपके से सॉल्व किया। तो आई होप कि आपको ये भी कहानी जची होगी और कन्विंसिंग लगी होगी। तो आइए, जो स्टोरी मैंने आप लोगों को प्रीवियसली सुनाई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कत्ल का एक मामला जिसमें कातिलों ने बहुत एहतियात बरती कि उस मामले का खुलासा ना हो, वो कभी पकड़े ना जाएं, फिर भी वो पकड़े गए। क्या था वो मामला, क्या थी कातिलों की गलती, पुलिस ने कैसे उस केस को सुलझाया, अगर आप जानना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में सुन सकते हैं। कुछ कमेंट्स में आइए पढ़ता हूँ। रविंदर कौर ने कमेंट किया है और उन्होंने लिखा है, फिर सिद्धू मूसेवाला अमर सिंह चमकीला के कातिल नहीं पकड़े गए। सिद्धू मूसेवाला के कातिल तो पकड़े गए, लेकिन जो कातिल विदेश में हैं, जिन्होंने क्लेम किया है, हाँ, वो नहीं पकड़े गए हैं और उनको डिपोर्ट करके प्रवर्तन के बाद भारत लाना एक अपने आप में चैलेंज है। देखना यह है कि कब तक सरकार इस काम में कामयाब होती है। और जो अमर सिंह चमकीला के कातिलों की बात है, तो ऑनेस्टली सेइंग मुझे उस केस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। मरियम मोहम्मद ने कमेंट किया है। थैंक यू वेरी मच मरियम जी। ओलिवर मचादो ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, हमारे रेगुलर लिसनर हैं। और मौलाना निसार अहमद नागपुरी साहब, उन्होंने कहा है कि लोभी और लालची लोगों का बुरा अंजाम होता है। पूनम पटेल ने कमेंट किया है, स्वागत है आपका। दी ऑप्शन स्टिक्स, इन्होंने कमेंट किया है, इन्होंने लिखा है कि आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क इन स्टॉक मार्केट एज वेल. Will start my YouTube channel soon. That's the reason I chosen this name. Sir, alcohol is not good at all, but nowadays the मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इट बिकम फैशन. बिल्कुल सही बात है. मेट्रोपॉलिटन क्या, अब तो रूरल एरियाज़ में भी शराब पीना पिलाना जो है वो एक कल्चर का हिस्सा बन चुका है. लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसी आदत है जिससे जितना दूर रहा जाए उतना बढ़िया है. क्योंकि मैंने एज ए क्राइम रिपोर्टर ये देखा है कि सारे तो नहीं, लेकिन कम से कम 60-70% मामलों में, जुर्म के मामलों में कहीं ना कहीं शराब शामिल होती है. साइंस टाइम के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी कमेंट किया, बहुत स्वागत आपका. मोइन काजी ने एक्सीलेंट लिखा है, थैंक यू वेरी मच. बंसीलाल यादव साहब का कमेंट है और आज अपना बेस्ट आवाज़ से सुनाए, उन्होंने ऐसा लिखा है. एनीवेज ये कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू वेरी मच. दीपक पीके ने भी कमेंट किया, बहुत बहुत स्वागत आपका. स्मार्ट एटीट्यूड के नाम से एक आईडी हैं, अभिषेक जायसवाल जी हैं, और उन्होंने लिखा है कि सर मैं आपको रेगुलर सुनता हूं, लेकिन मेरा ये दूसरा कमेंट है, मैं लगभग 2019 से ही सुन रहा हूं आपको, बीच में आपका शो क्राइम तक पर नहीं आता है. बात आपकी सही है, बीच में मैं थोड़ा डिसकंटिन्यू हो गया था. अभी भी आने वाले दिनों में मैं बताऊं, शमसर जो है वो छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कैसे रेगुलर आप लोगों के बीच उपस्थित हो पाऊँ, क्योंकि जब शमसर छुट्टी पर होते हैं, या जो हमारी वारदात की टीम है, छोटी सी टीम है, उसमें जो मेरी एक दूसरी कलीग है मनीषा, वो जब छुट्टी पर होती हैं तो काम का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और फिर ये स्टोरी रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है. मैं कोशिश करूँगा कि मैं डिसकंटिन्यू ना रहूँ. अंसारी कमर, मैं एग्जैक्टली नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अंसारी कमरुद्दीन या ऐसा कुछ है सरनेम. तो एनीवे थैंक यू वेरी मच. उन्होंने लिखा है, सर मेरा कमेंट पढ़ोगे कि नहीं? बिल्कुल पढ़ूंगा. आपने अलग से अपना नाम तो लिख दिया होता दोस्त, ये जो आईडी है उससे नाम समझ पाना मुश्किल हो रहा है. उद्रेश भिंड ने कमेंट किया है, सर आप इतने अच्छे और सटीक जानकारी देते हो, उतना ही अच्छा हो हमारे गुरुजी नहीं देते हैं, उतना ही अच्छा तो हमारे गुरुजी नहीं देते हैं. लव यू सर, थैंक यू वेरी मच इस कॉम्प्लीमेंट के लिए. लेकिन गुरु का स्थान बहुत ऊपर है, मुझे लगता है किसी की भी किसी के साथ तुलना करना, उद्रेश, बहुत सही बात नहीं है. एनीवे एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लिखा है लव फ्रॉम गोवा, और बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है, थैंक यू वेरी मच. JK चांडीगढ़ जूनागढ़ गुजरात से रेगुलर कमेंट करते हैं. और यादव नहीं, यादव बोली सर, इन्होंने ऐसा लिखा है. एनीवे इन्होंने कुछ सुधारने की मेरी कोशिश की है, कोशिश करूंगा आपकी बात पर अमल करूं. परूप श्रेष्ठा जी जर्मनी से हैं, और मोहित यादव साहब का भी कमेंट है, बहुत बहुत स्वागत आपका. हाँ, इन्होंने एक बड़ा दिलचस्प कमेंट किया है. मैं कमेंट को क्यों दिलचस्प कह रहा हूँ, इन्होंने ऐसा लिखा है कि सर आप कहानी सुनाना छोड़ दो, आपके पास कहानी सुनाने का एक्सपीरियंस नहीं है. तो खैर हमारे एक दूसरे दर्शक ने भी उनको जवाब दिया. उन्होंने ये लिखा है, तुम ऐसा क्यों किसी को नहीं बोल सकते
किसी की स्टोरी टेलिंग का अपना अपना स्टाइल होता है, ऐसे किसी को डीमोटिवेट नहीं कर सकते। तुम किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांको। तो लक्ष्मी जी ने तो खैर मुझे लगता है कि थोड़ा उनको ज़्यादा ही बुरा लगा तो उन्होंने इस तरह का जवाब लिखा। लेकिन मैं मोहित यादव आपसे ये कहना चाहूँगा, जैसे आपने कहा ना कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए मैं कहानी सुनाना छोड़ दूँ, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी ये कहानियाँ सुनते रहिए। जब आप सुनेंगे तो मुझे एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो आप समझते हैं वो करते करते ही होता है, रातों रात तो हो नहीं सकता। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का, और स्पेशली मोहित जी का स्पेशल थैंक्स, और सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग इतनी प्यारी प्यारी और अच्छी बातें लिखते हैं, हौसला अफजाई भी करते हैं, मेरी गलतियाँ भी मुझे याद दिलाते हैं, गिनाते हैं। बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं फिर हाजिर हूँगा किसी और कहानी, किसी और वाक़े के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और आज की कहानी पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।